हेलो एवरीवन। हम सभी यहाँ आज इस बात को जानने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि बोर्ड परीक्षा में आपके 100% मार्किंग किस प्रकार से प्राप्त की जाए। आप याद कीजिए वो दिन जब या इस बात की कल्पना कीजिए कि यदि वो जो बोर्ड एग्जाम के नेक्स्ट डे जब अखबार आता है तो उसमें आपकी तस्वीर हो तो आपके माता पिता को कितना प्राउड फील होगा आपके ऊपर, है ना। तो वो कैसे हो सकता है? क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो क्या आप वो सब अपने अंदर क्षमताएं विकसित कर सकते हैं जो एक टॉपर के अंदर होती है? टॉपर कोई विशिष्ट नहीं होता, वो हम सबके बीच में से ही होता है। और पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी कॉपी के लिखने का तरीका बहुत अच्छा लग जाए एग्जामिनर को और उसको टॉपर बना दिया जाए। तो कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें होती हैं जो टॉपर्स के एनालिसिस से हम लोगों ने देखी हैं कि टॉपर्स क्या करते हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिससे वो अपनी सामान्य सी कॉपी को बहुत बेहतरीन बना देते हैं। आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बोर्ड कॉपी लिखना आ जाए। एटलीस्ट अपनी जिस कॉपी पर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं वो किस प्रकार से लिखी जाएगी और कैसे वो आपकी जो सामान्य कॉपी है उससे बेहतर बन जाएगी, ऐसा हो पाए। ठीक है, हम आज के विषय में कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, जो एग्जामिनर किस प्रकार से सोचता है, उसकी क्या अप्रोच रहती है कॉपी में, वो क्या चाहता है एक स्टूडेंट से। ठीक है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपके मार्क्स बेहतर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें? जब सबसे पहले हमारे लिए कॉपी मिले तो एग्जाम कॉपी जब मिल जाए आपके लिए तब आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी टिप्स यूज करना चाहिए। जैसे ये इस प्रकार की कुछ बोर्ड कॉपी का आपका फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बोर्ड कॉपी फॉर्मेट पे कभी भी आपका नाम नहीं लिखना होता है, नाम उसमें लिखा मेंशन नहीं होता है, वहां सिर्फ रोल नंबर की ही वैल्यू होती है। तो आप कौन हैं उस रोल नंबर के पीछे कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि आप टॉपर हैं या सामान्य बच्चे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है, कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम इसीलिए क्या है, एक स्पेशल फील देता है कि किसी को पता ही नहीं है कि कौन बच्चा कहां पर बैठा हुआ है, इसका क्या रोल नंबर है। ठीक, एग्जामिनर को ये बात नहीं पता है। तो अब क्या करना है आपके लिए, आप जिस प्रकार से अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर वैसी ही इमेज आपकी अपने दिमाग में आपकी बना लेगा, अपना परसेप्शन कर लेगा कि आप टॉपर हैं या आप एक एवरेज मार्कर हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टूडेंट हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ विशेष टिप्स हैं, हर एक स्टेप पर उसे फॉलो करेंगे तो आप अपनी बेहतर कॉपी में कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम कॉपी मिलने के बाद क्या करें। एग्जाम कॉपी जैसे ही आपको मिलेगी आप क्या करते हैं, आप जल्दी जल्दी लाइन वाइन खींचना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले प्रॉपर एंट्री कीजिए, ठीक, बहुत आराम से। जैसे एक बार मैं एग्जामिनर बना था इसका, नीट एग्जाम का, तो मैंने देखा था ना कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, नीट जैसे बेहतरीन एग्जाम में अपना कितना भी स्कोर क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आपने रोल नंबर गलत फिल कर दिया तो क्या आपकी कॉपी चेक हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो एक बच्ची थी जिसकी ये शिकायत थी कि उसने अपना रोल नंबर जो है वो गलत मेंशन कर दिया है। अब उसका पूरा 1 साल की जर्नी खराब हो गई उस गलत रोल नंबर फिल करने से ओएमआर शीट पे, क्योंकि ओएमआर शीट चेंज भी नहीं होने वाली है। तो ऐसी गलती आप ना करें, बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं। ठीक, धैर्य से अपनी एक एक एंट्री को जो जो आपके एडमिट कार्ड पर दे रखी है उसे बारीकी से फिल करें। उसके बाद क्या करें, सबसे पहले आप मार्जिन लाइन खींचना शुरू करते हैं। तो मार्जिन लाइन कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में मार्जिन खींचने लगते हैं। जब दोनों साइड में बड़े बड़े मार्जिन खींचते हैं ना तो एग्जामिनर की साइकोलॉजी बन जाती है कि बच्चा पेज को छोटा करना चाह रहा है। एक साइड में हल्का सा मार्जिन खींचे, और मार्जिन भी किस प्रकार से खींचे, ऐसा नहीं खींचे कि आप ले गए परमानेंट पेन रेड कलर का और आपने बड़ा सा मार्कर खींचा, पीछे 4 पन्नों पे वो मार्कर की छाप जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्कर हो बिल्कुल लाइट वाला मार्कर लेके जाते हैं। लक्स का मार्कर आता है जो वाटर कलर से मिलकर बना होता है और बहुत हल्के से लाइट से उससे खींच लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह आप पेन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस होती है कि ब्लू मार्कर का यूज करेंगे तो कॉपी ज्यादा अफेक्टेड लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, ब्लैक पेन से भी लोग करते हैं, ब्लैक पेन को भी प्रेफर करते हैं और ब्लैक पेन भी अच्छा एक इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो उन सभी पेजों पर, सारे पेजों पर खींचने की भी जरूरत नहीं है। जहां तक आपकी कॉपी को आपको लगता है यहां तक आप फिल कर पाएंगे तब तक आप वहां तक खींचे। उसके बाद में क्या करें, अपने पेपर का वेट करें आराम से, है ना। अपने आसपास की सीटें चेक कर लें
कि किसी ने कोई चीटिंग करके नकल वकल तो आपके लिए नहीं डाल ली है ना। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, जब एग्जाम पेपर आपके लिए मिल जाए तब आपको क्या करना है, एकदम एग्जाम पेपर देख के हड़बड़ा नहीं जाना है। पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसे नहीं घबरा गए, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बहुत आराम से पेपर को 1 बाय 1 पढ़ना है। अब 5 मिनट अपने इन्वेस्ट करने हैं ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। पेपर पे वैसे कुछ लिखा नहीं जाता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि A B C D जो भी आपका पैटर्न बनना हो, फर्स्ट का A सेकंड का B, इस प्रकार से जो बन रहा हो उस पर हल्का सा एक पॉइंट रख सकते हैं जो दिखेगा भी नहीं और आपको पता भी लग जाएगा कि आपने B वाला चयन किया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को उतने ही टाइम में, पहले ही पेपर को पढ़ते पढ़ते ही 5 मिनट में ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे एक नजर डालनी है, लॉन्ग क्वेश्चन पर नजर डालनी है, और ज्यादा बारीकी से भी क्वेश्चन को सोचने की जरूरत नहीं है उतने टाइम, ठीक है। फिर पेपर करना शुरू करना है। एग्जामिनर जो होता है उसकी एक साइकोलॉजी होती है, उसके विषय में चलो चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या साइकोलॉजी होती है? एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये होती है कि अगर बच्चे ने अच्छी शुरुआत की है तो एग्जामिनर उस पर डिपेंड हो जाता है। अगर आपने बहुत बेहतरीन शुरुआत की है तो एग्जामिनर की एक इमेज बन गई कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं और वो आप पे डिपेंड हो जाएगा। आपके अगर कुछ आपने बीच में गलती भी कर दी है तो वो उसे भी मार्क करता हुआ चला जाएगा और उस पर भी आपको मार्क्स दे देगा अच्छे खासे, ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया है। तो आप एग्जामिनर की साइकोलॉजी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे टैकल कर सकते हैं? आपको क्या करना है ना, आपको ये सोचना है कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव किए हैं क्या मैं उनमें 100% श्योर हूं। अगर आप ऑब्जेक्टिव में 100% श्योर हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आते हुए हैं, ठीक है, तो आप पेपर को शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 करके स्टार्ट करें, सारे क्वेश्चन को सीरियल क्रम से रखें, ठीक है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा एक आर ऑप्शन जो है वो गलत हो सकता है ना, और हो सकता है कि शायद इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं और शायद वाला शब्द आ रहा है आपके बीच में, तो आप क्या करो, पेपर को बिल्कुल उल्टा कर लो। मतलब 7 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे पहले करना है, 7 6 5 4 3 2 1, बिल्कुल उल्टा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट होगा? इसका ये बेनिफिट होगा कि जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से अच्छा हुआ सजा सा लिखा होगा ना, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वो आपकी कॉपी को, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो अति लघु उत्तरीय होंगे, उन्हें भी चेक करता हुआ चला जाएगा। और लास्ट में अगर आपका एक ऑब्जेक्टिव गलत भी होता है तो उस ऑब्जेक्टिव का कोई बैक इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है अब। लेकिन स्टार्टिंग में आपके 2 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए ना, तो इसका इंपैक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे पड़ने वाला है। अगर ऑब्जेक्टिव आपके 2 गलत हो गए तो इसका इंपैक्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन पे पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपने कितना ही बेहतर क्यों ना लिखा हो, क्योंकि एग्जामिनर ने सोच लिया कि इसके बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं अब, है ना। और लास्ट में अगर ऑब्जेक्टिव होंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कॉपी चेक करते समय, जैसे 7th क्वेश्चन उसने चेक करा, 7th क्वेश्चन के मार्क्स सबसे पहले आगे ही फिल करने होते हैं। आगे देखिए यहां पर एक बॉक्स बना होगा, यहां देखिए यहां एक बॉक्स बना होता है, इसमें हर एक क्वेश्चन की मार्किंग लगातार करते हुए चलना होता है, लगातार करते हुए चलना होता है। तो एग्जामिनर कभी भी क्या करता है, ऐसा नहीं करता कि पूरी कॉपी चेक कर ली फिर उसके बाद में देख रहा है पलट पलट के, नहीं, वो मार्क देता है, आगे जाके एंट्री फिल करता है, फिर मार्क्स देता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर आगे जाके एंट्री करता है, फिर मार्क्स देता है, फिर आगे जाके एंट्री करता है। तो उसमें क्या होगा, आप जब ऑलरेडी वो एंट्री कर चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स की, तो आपके ऑब्जेक्टिव के आधार पर वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या फार्मूला करना है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे आते हैं, तब तो पेपर आगे से करो, और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन पे श्योर नहीं है तो पेपर को उल्टा करो बिल्कुल। लेकिन सीक्वेंस हमेशा बढ़िया होनी चाहिए कि एक जैसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 या 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए कि 1 कर दिया फिर छठा कर दिया फिर 5वां कर दिया फिर तीसरा कर दिया। 100% मार्किंग का ये नहीं मतलब होता है, 100% मार्किंग इससे नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव राइटिंग कैसी करें, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव राइटिंग में पहले पूरा क्वेश्चन उतार रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम है उनके पास में, सारे ऑप्शन लिख रहे हैं, उसके बाद में 1 पे मार्क कर दिया, नीचे लिखा भी उत्तर नंबर 2, जो भी लिख रहे हैं, बिल्कुल बेकार मेथड, ठीक। अब दोनों टाइप से ऑब्जेक्टिव राइटिंग अलग अलग है। अगर आप कॉपी में ऑब्जेक्टिव राइटिंग करना चाहते हैं और स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव से अपना आंसर कॉपी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 क्रम से लिख रहे हैं, ठीक है,
ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव को बीच में लिखें, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और प्रॉपर मार्कर से या किसी ब्लैक पेन से, हाईलाइट ब्लैक पेन से आप बीच में लिखें ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसके नीचे लिखें प्रश्न नंबर 1, उसका उत्तर। जो आगे उत्तर लिखा हुआ है, जैसे आपका खंड बी सही है, उसका जो उत्तर है, सही उत्तर है वो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ठीक है, तो आप प्रकाश संश्लेषण लिख लें, उत्तर बी, आगे एक शब्द प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकार से लिख दें, ठीक है, क्योंकि उससे कॉपी आप फिर 2 लाइन छोड़े, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाइन छोड़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाइन छोड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेज पे सारे के सारे बहुविकल्पी आपके आ जाने चाहिए, दूसरे पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कॉपी, ठीक है। अगर क्या है, अगर यहां पर इसी जगह पर कि क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसी जगह पर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि आप सबसे पहले उल्टी कॉपी स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट में बहुविकल्पी आपको रखनी है, तो आप बहुविकल्पीय का सिर्फ एक सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं कि फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, क्योंकि अब उनका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं, एग्जामिनर को चेक करना ही करना है, ठीक है, और इसके आंसर आपने पहले ही चेक कर लिए थे, जब आपको पेपर मिला था तभी आपने सारे के सारे आंसर लगा लिए थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको 2-4 मिनट लगने वाले हैं 1 2 3 4 5 तक एंट्री करने में, और उसके आगे बी सी डी ए जो भी है उसका पैटर्न वो लिखने में, ठीक है, तो वहां टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 10th के बच्चे होते हैं, उनका पेपर खंडों में बटा होता है, साइंस का क ख ग 3 खंड में है, पहला खंड है आपका फिजिक्स का है, दूसरा केमिस्ट्री का है, तीसरा बायोलॉजी का है, ऐसा खंडों में बटा हुआ है। अब सर कैसे करें पेपर को सॉल्व, तो जो से सब्जेक्ट में आपकी महारत हासिल है, आपको लगता है कि आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं पेपर को, तो बायोलॉजी का खंड सबसे पहले रखें, ठीक, आप सबसे पहले ऊपर हाईलाइट करके लिखें खंड गा और नीचे लिख दें जीव विज्ञान, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को बिल्कुल एग्जैक्ट लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, ऐसा हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिखते हैं, तब एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक। तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में यदि दिक्कत होगी तो आपके मार्क्स को लेने में भी दिक्कत होगी, ये सीधा सच्चा कॉन्सेप्ट है। तो बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए, इस बात का याद रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल साफ साफ लिखना सीखना है। अभी बहुत टाइम है आपके पास में, सभी के पास में, और तब तक हो सकता है हम बहुत सारी कॉपीज क्या करें, लिख के देख लें हम, और अपने एग्जाम की कई बार प्रैक्टिस कर लें। ये वीडियो इसीलिए यहाँ पे प्रेषित की जा रही है जिससे सभी लोग क्या कर सकें, पहले से प्रैक्टिस करना सीखें, क्योंकि प्रैक्टिस होगी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पर्सन बनाने वाली है। और ये बात हमेशा याद रखना कि कॉपी में यदि आपने अच्छी शुरुआत कर दी तो आपका आधा कार्य हो गया। साइकोलॉजी ये बात कहती है कि अगर आपकी बेहतरीन शुरुआत हुई तो आपका आधा कार्य हो गया, समझो, ठीक है। चलिए, तो बेहतरीन शुरुआत करने की हमेशा कोशिश करनी है। ऑब्जेक्टिव राइटिंग के बारे में मैंने बता दिया, एक बार फिर से इसे देखते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव राइटिंग क्या करना है बेटा हमारे लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 लाइन में आंसर लिखना है, और जो भी लिखे, जैसे बी लिख रहा है उसके आगे जो भी उसका ऑप्शन है वो मेंशन कर दें, वो लिख दें, ठीक है। अधिकतर क्या होता है बच्चे ए या बी इस सी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर एग्जामिनर देखना चाहता है कि पेपर में इस बच्चे ने चयन क्या किया है। आपने सी इतना बेकार बनाया कि वो लग रहा है ई की तरह लग रहा है, और उसमें मान लो 5 ऑप्शन थे, तो अब क्या देख रहा है एग्जामिनर, सोच रहा है कि देखिए सी है या ई है, तो उसके आगे का उसे ऑप्शन ही नहीं मिलता है जो वो कोई सही आंसर दे सके, ठीक है। या बी आपने इतना बेकार बनाया जो बेकार लग रहा है, बिल्कुल ए की तरह लग रहा है, ए डी ए की तरह बनाते हैं कुछ लोग, डी ऐसे बना देते हैं, ए लग रहा होता है, तो डी ए में कंफ्यूज ना हो। इस वजह से क्या करना है आपको, उसके आगे एक वर्ड जरूर लिख देना है जो उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अति लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन उतारने की किसी भी उसमें जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन के कोई मार्क्स नहीं होते, क्वेश्चन उतारने के कोई मार्क्स नहीं होते, इस बात को सोच के चलना है। वो पैटर्न नहीं है कि हाँ आपने पूरा पेपर उतार लाए उसके नीचे भी गाना लिख दिया और सबका सब चला जा रहा है, वैसा नहीं होने वाला है आपके साथ में, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अति लघु उत्तरीय में जो प्रश्न उतारने वाली कला है आपकी उसे नहीं करना है, प्रश्न उतारने वाली कला का उपयोग नहीं करना है। कम से कम शब्दों में व्याख्यान इतना लंबा नहीं कर देना है कि 5 घंटे में व्याख्यान ही चल रहा है, 4-5 लाइन में शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है 5-6 लाइनों में, नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है बहुत कम शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में अपनी विशिष्ट बात बताओ जो पूछी गई है क्वेश्चन में,
किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हों, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब यही है, शॉर्टेस्ट आंसर बना के दीजिए, इसका सबसे छोटा आंसर बना के दीजिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर किसी के मन का फेवरेट क्वेश्चन आ गया तो वो क्या करते थे, पूरी रामायण लिख जाते, आधे पेज का लिख डालते हैं। क्या मतलब है उसका, अति लघु उत्तरीय, और उसमें फिर अंतर ही क्या रह गया, नंबर मिलना है आपको 1, लिख रहे हो आप पोथी पत्रा, ठीक है, तो 1 नंबर उसमें भी 1 ही मिलेगा, लेकिन सोचो बाकी मार्क्स उसकी जगह कट गए, जो आपको लघु उत्तरीय में मार्क्स मिल जाते, टाइम मिल जाता, वो मार्क्स आपके कट गए हैं, ठीक है। इतना बड़ा पेपर नहीं है, 3 घंटे का ही पेपर है, 3 जन्म का नहीं है ना। चलिए, तो अति लघु उत्तरीय में क्या करना है, शॉर्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी है, एग्जैक्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ना, तो सबसे अच्छी सीक्वेंस बता रहा हूं आपको 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से एक क्रम के हिसाब से ही चलना है। अगर आप उल्टे चल रहे हैं तो 5 4 3 2 1 उल्टा ही चलिए, फिर सीधा या उल्टा, ठीक, दोनों प्रकार का पैटर्न कर सकते हैं, लेकिन आपकी सीक्वेंस एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा क्वेश्चन लिखा फिर छठा लिख रहे हैं, फिर 5वां लिख रहे हैं, फिर उसके बाद तीसरा लिख दिया, फिर चौथा लिख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्या करता है, जब एग्जामिनर क्या करता है, जब आगे पीछे बार बार पेज को पलटता है, ऊपर नीचे लाइन में करना पड़ता है, तब वो क्या करता है, तब वो थोड़ा सोचता है, परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि बच्चा को लग रहा है कि जो आगे वाले क्वेश्चन थे वो उसे अच्छे से नहीं आते थे, इस वजह से इसने सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यही पढ़ने वाला है, ठीक, अल्टीमेटली कि आगे वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से नहीं आते थे, कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं जिनके आंसर आगे लिख रखे हैं, और पीछे वाले क्वेश्चन जो आपने बीच बीच में से उठा के रखे हैं उनके आंसर कुछ आपको बना बना के लिख रहे हो, तो अब वो उसमें पढ़ना शुरू कर देगा, और उसने पढ़ना, एग्जामिनर में पढ़ा, तो आपकी गलतियां निकलेंगी। अच्छा, दूसरी बात क्या करते हैं, अगर कोई आंसर हमें गलत हो जाता है, आंसर हम पे गलत लिख जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कट्टुम काट, बिल्कुल उसे बिल्कुल रंगीन कर दिया। अब आप एक बात कल्पना कीजिए, आपके लिए एक बकरी को छुपाना है भेड़ों के झुंड में, ठीक, भेड़ सब सफेद कलर की हैं, तो आप बकरी को भी क्या करें, सफेद रंग से रंग दें, तो हो सकता है बकरी छुप जाए उन भेड़ों के झुंड में। पर आप सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं काले कलर की बकरी होगी, वो सफेद कलर के भेड़ों के झुंड में छुप जाएगी, तो ये नामुमकिन है, दूर से ही दिख जाएगी कि वो बीच में बकरी है। तो बिल्कुल बीच में बकरी वाला हिसाब नहीं करना है। कोई भी जो वर्ड है वो आपका पकड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर आपको गलती लग रही है तो आप बहुत हल्के से, जैसे एक मेरी क्लासमेट थी, उसने ये तरीका बताया था, वो काफी समय तक बच्चे, हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, जब अपने कॉलेज एरिया में पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे बात किया करते थे, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कॉपी राइटिंग करते हैं, ठीक है, बोर्ड की एग्जाम की कॉपी कैसे लिखी जाती है। मेरे खुद के भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और हमारे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं सर, अबू सर हैं, टिंकू सर हैं, इन सब ने भी मैक्सिमम मार्क्स अपने टाइम में अचीव किए हैं, ठीक है। तो क्या करते थे वो, कभी अगर मैं जैसे मान लो अति लघु उत्तरीय गलत हो गया है लिखा हुआ, तो क्या करते थे, बहुत हल्के से लाइन ऐसे करके खींच दी, वो लाइन दिख भी नहीं रही है। अगर जनरली एग्जामिनर की नजर पड़ी तो वो देख रहा है कि हाँ सारे वर्ड सही हैं, वो नीचे सही का निशान लगा के चला गया, लेकिन अगर एग्जामिनर ठीक से पढ़ रहा है तो उसे कटा हुआ भी दिख गया, कटा हुआ भी दिख जाए, अलग से हाईलाइट भी ना दिखे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से काटना है, काटना है ऐसे करके कि आपने अपनी गलती को दोबारा पढ़ के सुधारा है, एग्जामिनर को ऐसा लगे कि ये बच्चे ने कॉपी जरूर रीचेक करी होगी और अपनी गलती को फिर से लिखा है। ऐसा नहीं है कि बीच में गलती लिख गई है और फिर वो लीपापोती करके आगे बढ़ गया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, जब हम पीछे से कभी भी रीचेक करके कॉपी को सुधारने आते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखे हुए शब्द को सिर्फ काटते हैं, ऐसे करके काटते हैं, है ना, ऐसे हुआ काटना चाहिए। अच्छा, दूसरा कौन सा है, हम कभी भी क्या नहीं करते हैं, कभी भी हम उसे लीपापोती करके ऐसे से बिगाड़ते नहीं है, जब हम आगे के शब्द लिख रहे होते तब बिगाड़ के चलते हैं। तो साइकोलॉजी को पकड़ना है एग्जामिनर की, एग्जामिनर जो चाह रहा है, आपके अंदर बैठा हुआ है एग्जामिनर समझो, और उसे पकड़ना है जिससे आप अपने बेहतर मार्क्स कर सको, ठीक है। छोटी छोटी टिप्स हैं पर इंपॉर्टेंट हैं, हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या करना है, अति लघु उत्तरीय की बात हो गई, अब हम बात करेंगे किस पे, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पे, ठीक है। जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं बायोलॉजी की, तो मैं ये प्रेफरेंस देता हूं कि आप जब भी अति लघु दीर्घ उत्तरीय करें तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर कम से कम एक डायग्राम को आप जरूर पेश करें,
अगर आप डायग्राम पेश नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत शानदार हो। जैसे अगर उसने पूछा है कि आप बताएं इकाइनोडर्मिटा के बारे में बताएं, पोरीफेरा के बारे में बताएं, तो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो, आपने सबसे पहले आवास लिख रखा है हेडिंग डाल के, उसके आगे एक शब्द में लिखा है समुद्री या स्वच्छ जल, ठीक, एक दो शब्द में लिखा है, ज्यादा कथा कहानी नहीं लिखी है, स्पष्ट रूप से लिखा है, ठीक है। अब देखो वो वाला पैटर्न गया, जब लोग क्या करते थे, जब 32 कॉपी जो बच्चा पर भर आता था, 32 पेज की कॉपी जो बच्चा भर आता था, उसे समझते थे हाँ वो बहुत बड़ा तीरंदाज है, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। अब उसके मार्क्स मैक्सिमम नहीं आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स उसके आते हैं भले ही उसने 22 पेज लिखे हो, 20 पेज लिखे हो कॉपी में, लेकिन उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल शानदार हो, ठीक है। मैंने ऐसा खुद के साथ भी किया है। क्यों? जब मैं अपने ग्रेजुएशन की कॉपीज लिखता था तो उसमें क्या होता था, उसमें ज्यादा मुझे लिख नहीं मिलता, ज्यादा तेजी से मुझे लिख नहीं मिलता, इस वजह से मैं क्या करता था, डायग्राम बनाता। जैसे मुझे कोई भी चीज समझानी है तो मैं बॉक्स में डायग्राम बना बना के समझाता था। ऐसा करने से आपका जो एग्जामिनर होता है उसकी दृष्टि पड़ती है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं, उसने एग्जैक्ट वर्ड्स को लिखा है जो मैं चाहता हूं, जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो एग्जैक्ट वर्ड को जानने की कोशिश की है। कोशिश करिए कि कम से कम शब्दों में, ज्यादा शब्दों का यूज ना करें, उसमें बेहतर आंसर लिख सके, डायग्राम बना हो, ठीक है। और कथा कहानी पूरे नीले पेन से, ऐसा नहीं 2 पेज नीले पेन से ही भरे हुए हैं एक जैसे लग रहे हैं, नहीं, उसके अंदर जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो ब्लैक कलर से हो, अलग अलग कलर से हो, जिससे एग्जाम की क्या हो, एग्जामिनर की दृष्टि पड़ सके। आपको अगर अपनी भेड़ों में सबसे सुनहरी भेड़ दिखानी है ना, तो आपको उसे अलग तरीके से तैयार भी करना होगा। ऐसा समझ के चलो कि अगर आपको कोई भी चीज अगर स्पेशल तौर से दिखानी है तो आपको उस चीज को हाईलाइट करना होगा, अलग पेन का यूज करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या करना है, ज्यादा कथा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग के रूप में लिखना है, चीजों को हेडिंग के रूप में लिखना है, ठीक है। हेडिंग डाला, उसके आगे उसका आंसर लिखा, हेडिंग डाला आंसर लिखा, हेडिंग डाला आंसर लिखा। हेडिंग नहीं है तो हेडिंग बनाना सीखिए, प्रैक्टिस से ही आएगी, है ना। जब आप चीजों का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस लाइन के अंदर कीवर्ड क्या है, जो कीवर्ड है वही हेडिंग है, ठीक है, जो कीवर्ड है वही हेडिंग है। जैसे न्यूज जो होती है, न्यूज में सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऊपर की साइड में हाईलाइट लिखा होता है, जो भी कुछ लिखा हो टाइटल, वही उस पूरे के पूरे स्टैंजा को रिप्रेजेंट करता है। तो एक स्टैंजा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास में वो कीवर्ड हो, ठीक है, हेडिंग के तौर पे लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि हेडिंग सर लिखना, हेडिंग है उसे समझाते समझाते काफी हमें बड़ी हो जाएगी हेडिंग, ठीक है, और समझाते समझाते उसमें आधा पेज लगभग भर जाएगा, तो उसे आप पॉइंट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आप 4, 5, 6, 7 जब पॉइंट करके लिखेंगे ना तो कॉपी अलग से ही दिखेगी कि बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। दूसरी बात, एक खास बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि बच्चे याद नहीं रखते कि जब वो दीर्घ उत्तरीय लिख रहे होते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता, उन्हें सोचा कि जो भी क्वेश्चन दिया उसे हमने एक्सप्लेन तो कर दिया, उसके सारी चीजें लिख दी, लास्ट में एक छोटी सी चीज रह जाती है जिसे कहते हैं निष्कर्ष, ठीक है। जो टॉपर की कॉपी होगी या किसी भी बेहतरीन बच्चे की कॉपी होगी, देखना आप उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन को निष्कर्ष देते हुए भी रिप्रेजेंट किया होगा। थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैथ में भी निष्कर्ष लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी निष्कर्ष लिख रहे हैं, थ्योरी में निष्कर्ष लिखिए कि आपने इस क्वेश्चन की थ्योरी से क्या सीखा, ठीक है, उसे समराइज 1-2 लाइन में करके देखिए। निष्कर्ष अधिकतर कॉपियों में दे रखा होता है और हमें निष्कर्ष लिखने की आदत डालनी चाहिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में, लास्ट में बिल्कुल कंक्लूड करना चाहिए कि जो भी स्टैंडा किया है आपने, इतने सारे पैरा में डिवाइड किया है, उसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है, उसका निष्कर्ष क्या है, ठीक है। चलिए, तो चाहे आपके बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके अंदर केमिस्ट्री ही क्यों ना हो, उसमें आपको लास्ट में कंक्लूड करना चाहिए जो जो आपने चीजें समझाई हैं उन्हें, ठीक। पर न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं करना है। न्यूमेरिकल में आपका एग्जैक्ट आंसर जो होता है, उसकी बीमा होती है, वही आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपका आंसर है वो ठीक आ चुका है, पते तक आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए, लघु उत्तरी में क्या करना है, लघु उत्तरी में भी ये करना है, आंसर को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करनी है। दीर्घ उत्तरी में थोड़ा लंबा खींचना है उस आंसर को, हेडिंग से लिखना है, प्रॉपर लाइनिंग करके लिखना है। अगर हेडिंग के अंदर छोटे छोटे स्टेप हो तो उन्हें कई पॉइंट में डिवाइड करके लिखना है, ठीक। जो वर्ड हमारे लिए लग रहे हो कि ये वर्ड है वो हमें एग्जामिनर को दिखाने ही दिखाने हैं। देखो,
एक बात याद रखना, अगर आप किसी पेज में से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को एग्जामिनर को नहीं दिखाओगे तो एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड चेक करेगा उस पर्टिकुलर वर्ड्स को ढूंढने के लिए, और पूरा स्टैंडर्ड चेक करेगा तो हो सकता है शायद आपकी कथा कहानी में कुछ ना कुछ शब्द हो वो आगे पीछे हो गए हों, है ना। तो ऐसा मौका ही क्यों दो, आप उन चीज को हाईलाइट करके दिखाओ जिसमें आप स्ट्रांग हो। आप दिखाओ, आपने लिखा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण या ये रिएक्शन लिखी है, बिल्कुल हाईलाइट करके लिखा हुआ है, बीच में कहानी पढ़ने का आपको मौका ही नहीं दिया। ठीक है, चलो, तो इस बात का ध्यान रखना लघु और दीर्घ उत्तरीय में। ठीक, चाहे ये जो वीडियो है सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, टॉपर्स जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए, एवरेज मार्किंग बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये वीडियो देख के जाते हैं और आप इस प्रकार की मैं ये आश्वासन दे सकता हूं आपको, मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको कि अगर आप इन स्टेप्स का, इन टिप्स का फॉलो करते हैं ना, तो आपके यदि 70% आ रहे थे तो आपके 72-73% हो जाएंगे इन छोटी छोटी बातों से ही। ठीक है, 2 या 3% इन मार्क्स से, इन स्टेप से बढ़ सकते हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनर को ये लगने लगेगा कि आप जब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर रहे हो तो आपके अंदर हो सकता है ये पेपर में एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी समझने लगेगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी है ही नहीं रियलिटी में, पर वो समझने लगेगा क्या कि आप अच्छा लिखना जानते हो पर ये पेपर जो है वो आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता है। आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब क्या करें सर, क्या गलत आंसर लिख दें? नहीं, गलत आंसर बिल्कुल मत लिखो। हम लोग पता क्या करते थे, हम लोग जब ऐसा कोई कंडीशन आती कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन उसमें नहीं आता है, तो हम क्या करते थे, ये एक सीक्रेट टाइप की चीज है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पता क्या करते थे हम, ये करते थे कि जो हमें सबसे बेहतरीन आंसर क्वेश्चन पता है, जो सबसे बेहतरीन आंसर पता है और क्वेश्चन पता है थ्योरी का, वही लिखे आते थे उसका आंसर, क्वेश्चन अपने हिसाब से बना के। ठीक है, वो आंसर लिखे आते थे। अब एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या होगी, एग्जामिनर क्या सोचेगा कि बच्चे को आंसर लिखना बेहतर आता है, बच्चा ईमानदार है, बच्चे को आंसर लिखना आता है, पर बच्चा इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाया। ठीक है, पर ऐसा ना हो कि आपसे पूछा गया हो कि बायोलॉजी के बारे में आप लिखे हिंदी का सबसे अच्छा क्वेश्चन, ना 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 ना, बायोलॉजी का ही लिखना है, उसी चैप्टर का लिखना है, पर अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही तो उसकी जगह कुछ और लिख देना है। ठीक है, पर उसकी डेफिनेशन अच्छी हो, लिखा अच्छा से हो, सब कुछ मार्किंग अच्छे से किया हो, तो एग्जामिनर की क्या साइकोलॉजी बन सकती है। इसमें पूरी 100% संभावना नहीं है कि बनी जाएगी साइकोलॉजी, आप पास ही हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं आता है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर बचने का क्या तरीका है, बचने का यह तरीका है कि आपको क्या होगा, एग्जामिनर ये सोचेंगे कि हो सकता है बच्चे, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहा था बच्चा, वो उस क्वेश्चन की भावना को समझ नहीं पाया, इस वजह से उसने कोई और आंसर लिख दिया है जिसे वो समझा है, तो उस पर हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाएं। 100% नहीं तो कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे, लगभग शायद 60% 70% मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराए बिना ऐसा कार्य कर सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी गलत राय नहीं होगी। ठीक है, किसी का टीपने से बेहतर है अपना विशिष्ट लिखो। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो, और जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो ये बात सोच के बैठो साइकोलॉजी से कि मैं उत्तर प्रदेश का भी टॉपर होने वाला हूं, और टॉपर किसी की चीटिंग नहीं करता है। ठीक है, सोच के चलना है, भले ही भविष्य कुछ भी हो, लेकिन सोच के यही बैठना है कि मैं उत्तर प्रदेश का टॉपर होने वाला हूं, और टॉपर किसी की चीटिंग थोड़ी ना करता है, टॉपर खुद में ही संपूर्ण है, तो मैं जो लिखूंगा ना आज वही हिस्ट्री होने वाला है, ऐसा सोच के चलना है। ठीक है, चलो, तो इन क्वेश्चंस की आपको क्या करना है, मैं तो ये आपको एडवाइस दूंगा कि आप इतनी बार प्रैक्टिस करके जाओ, इतनी बार प्रैक्टिस करके जाओ कि आप कोई भी ऐसा इवन क्वेश्चन ही ना हो। हमारी टीम ऐसा पूरा कार्य करेगी, और हम ये बात पे बिल्कुल अडिग हैं कि आपके साथ 100% आपका पेपर जो है वो फंसवा के ही रहेंगे। ठीक है, 100% पेपर जो होगा वो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएगी, मॉडल पेपर्स बनाएगी, उन सब में से कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल होगा, और इसे हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगर आप ऐसा विश्वास कर पाते हैं तो बोर्ड का टॉपर हम बनाएंगे। ठीक, कोई भी हो आप,
आप इस बात से कोई रिप्रेजेंट करें, अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी ऐसा नहीं है कि ट्रेन छूट गई चली गई, कुछ नहीं, अभी बहुत टाइम अभी बाकी है हमारे पास में, बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छा खासा टाइम बाकी है। अगर अभी भी सीरियस हो गए ना बेटा, तो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे माता पिता के सपनों को सच होने से कोई नहीं रोक सकता है। वो दिन कितना सौभाग्यशाली दिन होगा, सोचो जिस दिन न्यूज़पेपर में तुम टॉप 10 की जब फोटो निकलती है, उत्तर प्रदेश सरकार जब निकलवाती है फ्रंट पेज पर, तो उसमें तुम्हारा फोटो हो, कितना गौरवान्वित दिन होगा। तो माता पिता की आंखों से आंसू ना निकल आए तो कहना, है ना, इतना प्राउडेबल दिन होगा। कैसे आएगा वो? क्या मेरे अकेले के प्रयास करने से आ जाएगा, हमारी टीम के अकेले के प्रयास करने से आ जाएगा? नहीं, आप सबके साथ जुड़ने से आएगा। एक अपने अंदर संकल्प उठाना होगा कि हम कर सकते हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो कॉन्फिडेंस से अपने मन में सोच सको कि मैं उत्तर प्रदेश का टॉपर हूं, और इस बात को सोचने में बिल्कुल भी हंसी ना आए। अगर खुद से हंसी आ गई बच्चे, तो समझ लेना तुम्हारे लिए ये चीज निगेटिव फीडबैक है, और खुद से हंसी नहीं आई खुद की बातों पे, तो समझ लेना कि तुम बनने वाले हो। ठीक है? कैसे आएगा वो दिन? ऐसे आएगा जब आप अपना साथ दोगे। ठीक, आप प्रॉपर वीडियो देखोगे, प्रॉपर लेक्चर अटेंड करोगे, सारे टेस्ट लगाओगे, ठीक है, अपनी बुक्स का अध्ययन करोगे, रेगुलर टाइम पे क्लास पे आओगे, तभी ये सब चीजें होने वाली हैं। मेरे अकेले के प्रयास करने से नहीं हो जाएगा। मैं उठो उठो बेटा, उठो बेटा, उठो, जगो भागो, फोटो निकलवाना अखबार में, ऐसा करने से नहीं होगा, है ना। आपको खुद को प्रयास करना पड़ेगा बच्चे। चलिए, याद रखना, आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई करेगा, तो कोई ना कोई करे इससे पहले आप खुद क्यों ना कर लो। याद रखना इस बात को। कह रहे हैं न्यूमेरिकल राइटिंग किस प्रकार से की जाए? सर, आंकिक प्रश्नों को कैसे लिखा जाए? आंकिक प्रश्न बच्चे लिखते समय क्या सोचते हैं? हम तो शहंशाह हैं, हमें क्वेश्चन का आंसर आता है, हम क्या करेंगे? हम चूंकि माना वाना क्यों लिखेंगे? चूंकि माना, क्योंकि, इन शब्दों को हम फॉर्मेलिटी समझते हैं, पर ये वास्तविकता की फॉर्मेलिटी बन जाती है। ठीक, एग्जामिनर की साइकोलॉजी बन जाती है कि हो सकता है शायद इसने क्वेश्चन का आंसर है वो रट के आया हो, क्योंकि रटते समय आप चूंकि, क्योंकि, माना उना नहीं याद करेंगे, आप इंपॉर्टेंट चीज याद करेंगे। ठीक है, तो एग्जामिनर को बिल्कुल ना लगे कि आप रट के आए हो, भले ही आप रट के क्यों ना ले गए हो, लेकिन एग्जामिनर को ये बात नहीं बतानी है। चलो, तो क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ऐसे ही स्टार्ट करना है, जैसे अगर उसके अंदर कोई चीज एक्स वाई जेड से आपको निकालनी तो माना करके स्टार्ट करना है। जैसा सर हमारे कराते हैं, अबू सर बहुत अच्छे से इस क्वेश्चंस को कराते हैं, न्यूमेरिकल्स के टिंकू सर हमारे क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो प्रॉपर चीजों को लिखते हैं, क्योंकि, चूंकि, आंसर आता है उसे बॉक्स में बंद करते हैं। अबू सर की आदत है कि लास्ट में क्या करते हैं, वो मात्रक लिखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है बहुत मात्रक। आंसर निकाल के रख दिया 3.75, क्या है ये, कुछ पता ही नहीं है, तो जो आगे चीज निकाली है उसका मात्रक भी तो लिखना होगा। ठीक है, जो आपको फॉर्मूला याद है उसे बॉक्स में बंद किया जाता है, और बॉक्स के अंदर जितने भी लेटर हैं उन सबको लिखना होता है कि यहां वी है, वो बेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रारंभिक चाल, अंतिम चाल, ऐसा सब कुछ लिखना होता है प्रॉपर, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो तरीके होते हैं, ये जो लिखने का तरीका होता है, और ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करके लिखना होता है फार्मूला, और उसके नीचे पाए जाने वाली जो चीजें उसके अंदर हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, आपको सबकी कॉपी से विशिष्ट बना देती हैं। सब लोग कॉपी लिखते हैं, सब लोग आंसर लिखते हैं, सब लोग आंसर का राइटिंग लिखते हैं। न्यूमेरिकल सबके सही होते हैं, बहुत सारे बच्चों के सही होते हैं, लगभग अगर ये समझो कि एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आया है तो लगभग वो 50% बच्चों का सही होने वाला है न्यूमेरिकल। तो विशिष्ट बात क्या होगी आपकी कॉपी में, जो उन सबसे अलग बनाए, उन सबसे आपको अच्छे मार्क्स दे दे, यही चीज होंगी। सब लोग मात्रक नहीं लिखेंगे, कुछ लोग चूंकि, क्योंकि, माना, ये सब चीजें नहीं लिखेंगे, कुछ लोग बॉक्स में डिब्बे में बंद नहीं करेंगे चीजों को। अच्छे से कैसे दिखेगा? कुछ लोग काटने पे आ जाते हैं ना, तो ऊपर नीचे दो संख्याएं दिख रही थी, बिल्कुल काट डालते हैं, ऐसा लगता है काट के जीवन से हटा ही दिया है संख्या को। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, प्रॉपर काटना है, वहां पे जिस भी नंबर से आपने डिवाइड किया है प्रॉपर उसका आंसर लिखो, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। ठीक है, दोबारा काटना है तो दोबारा काटो,
छोटे छोटे अंक से काट के देखो, जिससे एग्जामिनर को ऐसा लगे कि हाँ बच्चे ने क्या करा है, मेहनत करी है। कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो क्या करो, बीच में यहाँ पे एक कॉलम ले लो और ऊपर लिख दो रफ कार्य, और वहीं पे छोटा सा अंश उसका भाग करके दिखा दो, गुणा करके दिखा दो। आप सोचोगे कॉपी इससे गंदी हो रही है, गंदी नहीं हो रही है। एग्जामिनर को पता लग रहा है तुमने कैलकुलेशन भी ठीक करी है बेटा। आई समझ में? जोड़ घटाओ गुणा भाग एंड में न्यूमेरिकल में गलत नहीं होने चाहिए, आंसर वेरी कर जाएगा, है ना। कोटि का मान कुछ 10 की घात -10 ऐसे लिखते हैं, सामने लिख देते हैं 10 -10 लग रहा होता है। क्या ये सही आंसर होगा? आप अपेक्षा करते हो एग्जामिनर बिल्कुल सही कॉपी चेक करे, हमें अच्छे मार्क्स दे, कैसे दे देगा वो? एग्जाम तो चाह रहा हो कि उसके अंदर जो 100 नंबर का जो झोला है उसमें लूटो बेटा, पर तुम कैसे, तुमने कॉपी इतनी भद्द लिख रखी है, कहां से वो तुम्हें नंबर दे दे? ठीक है, सोचने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा खतरनाक बातें नहीं है, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर हमें सोचने की जरूरत है क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं, क्या जो मैं बता रहा हूं उन बात को क्या हम फॉलो करते हैं, या हम भी उन्हीं बच्चों की तरह हैं जो एवरेज कॉपी लिख रहे हैं। अगर नहीं है तो सुधर जाए, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिप, जो आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए। इंपॉर्टेंट बात मैं कुछ आपको बताऊंगा। मैथ्स में क्या करना है, माना क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हिंदी में क्या करना है, हिंदी में जब पहले हम लिखते थे तो कॉपी राइटिंग में क्या करते थे बेटा कि संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसमें कौन सा लास्ट में लिखते थे कि काव्यगत सौंदर्य लिखते थे, व्याख्या के बाद में नीचे काव्यगत सौंदर्य, फिर इसमें कौन सा रस पाया जाता है, छंद पाया जाता है, अलंकार पाए जाते हैं, क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। आपको किसी गाइड में, किसी गेस्ट पेपर में ऐसा रिप्रेजेंटेशन का तरीका मिल जाएगा। पर हम लिखते क्या है, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है, संदर्भ पूछा गया तो संदर्भ लिखा, प्रसंग पूछा गया प्रसंग, अगर अर्थ लिख दे ऊपर, अगर हेडिंग दे रखी तो डायरेक्ट उसका अर्थ ही लिख डाला। उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जब तक ये तक नहीं लिखोगे तो हिंदी में मार्क्स कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स हमें आना दूसरी बात है, मार्क्स लेना एक कला है, एक आर्ट है ना। हिंदी में, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है, लास्ट में किसी भी चीज को कंक्लूड करो, हर आंसर को लिखते समय लास्ट में उसका स्पष्टीकरण दो, उसका निष्कर्ष दो, कंक्लूजन दो उसका। ठीक है, जिससे आपकी जो कॉपी है वो लग सके कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कोशिश करें। अगर आप ये वीडियो तक पहुंचे, आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो मुझे ये जरूर लगता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ये अंदर से कामना है कि आप कर सकते हैं, है ना। आप एक बेहतरीन बच्चे हैं, तभी आप इस वीडियो को फुल देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नो डाउट, है ना। और आप जब ऐसे बच्चे हैं तो अब करना शुरू कर दो, कलम उठा दो, रखने का कोई काम नहीं है अब। ठीक है बच्चे। अच्छा, दूसरी कौन सी है, हम अगर बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आपको लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी में आपको डायग्राम बना के आना है। ठीक, अब डायग्राम ऐसा ना हो, पूछा उसमें पूछा पाचन तंत्र, तुम बना के आ रहे हो पेड़, इलॉजिकल डायग्राम ना हो, उस चीज से रिलेट करता हुआ डायग्राम हो। ठीक है, डायग्राम बनाते समय उसके अंदर प्रॉपर नाम लिखे हो, नेम मेंशन हो, जो भी डायग्राम है बना हुआ, कि क्या चीज क्या है, और सबसे नीचे एक लाइन कि वो जो डायग्राम है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लाइन आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। ठीक है, अगर पूछा है कि सचित्र व्याख्या कीजिए, तब तो चित्र बनाना ही बनाना है। अगर नहीं पूछा है तब भी चित्र बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि चित्र आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा ही देने वाला है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपने डायग्राम बना दिया है तो आपको 2 नंबर 1 नंबर उसी में मिल जाएगा डायग्राम में, तो क्यों जाने दे रहे हो, है ना। बहुत आराम से इस चीज को जब कर सकते हो तो जाने ही क्यों दे रहे हो। डायग्राम आपको आता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बिल्कुल ये कोशिश करेंगे, हम लोग ये कोशिश करते हैं, मैं खुद अपनी बायोलॉजी में कोशिश करता हूं कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के साथ में कोई ना कोई डायग्राम अटैच करूं। उसे रिप्रेजेंट करने का क्यों, क्या मतलब है। यहां हम फोटो खिंचाने आए, यहां हम डायग्राम बना के बढ़िया अपना देखते कि हाँ सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कार्टून वाला चल रहा है, इस वजह से डायग्राम बना रहे हैं। नहीं, डायग्राम ये है कि डायग्राम आपको मार्क्स ज्यादा दिलाता है।
डायग्राम्स पे सर प्रैक्टिस करनी होगी, तभी डायग्राम 1 सेकंड में बना पाओगे, बहुत आराम से बना पाओगे, मतलब 1-2 मिनट में बना पाओगे। 1 सेकंड का मतलब ये है 1-2 मिनट में बना पाओगे। प्रैक्टिस करनी होगी बार बार चीजों की, ठीक है। और प्रैक्टिस करोगे कैसे? जब आप कॉपी पेन उठा के बैठोगे वीडियो के सामने, टाइम पे आओगे क्लास में, तभी तो प्रैक्टिस करोगे, है ना। कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहा है, रीजन क्या है? रीजन यही है कि मन में इच्छा या तो इतनी अच्छी नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी की जा रही है। 2 ही रीजन हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा रीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेलिटी करने का कोई उद्देश्य नहीं है बेटा। आजकल का युग ऐसा हो गया ना कि अगर आप अनपढ़ हैं, अगर आप 12th पास नहीं हैं, तब आपको कोई भी कार्य करने से कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कोई मजदूरी करने के लिए जगह लेबर का काम दे देगा, आप कर लोगे। आप 12th पास हो गए, बीए हो गए, एमए हो गए, आपसे पूछे कोई लेबर कर लो, तो आपको करते हुए शर्म आएगी। तो फॉर्मेलिटी करने का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मेलिटी करना है तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, और फॉर्मेलिटी नहीं करना है, कुछ करना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, आपके खुद की अंदर नेचुरलिटी को बदलना, आपके अंदर जो आत्म है ना उसे जागृत करना, सेल्फ को मोटिवेट करना, कुछ बेटर डेवलपमेंट के लिए, इस पूरी नेचर की जो साइकिल चल रही है उसका पार्टिसिपेशन करने के लिए, है ना, उन सबके हिस्सेदारी के लिए एजुकेशन लेनी है। खुद के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं लेनी है सिर्फ, ठीक ना। कोई ऐसा जरूरी काम है कि आप एजुकेशन लोगे तभी आप बनोगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने उठा ली है कापी कलम, ठीक, माता पिता ने आप पे विश्वास कर लिया है, तो अब फिर फोड़ के दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, ठीक है। और आपने अगर ये ठान लिया ना, तो आपसे दूर नहीं है कोई भी मंजिल, कोई भी आसमान नहीं होता है, कुछ भी आसमान नहीं होता है। जो तुम चाहोगे वो होगा, ठीक है। एक छोटी सी इसमें आपको स्टोरी बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति था ना, वो एक ये रियल कहानी पे आधारित मोटिवेटिंग एक स्टोरी है। एक व्यक्ति था, वो अमेरिका में किसी स्थान पे रहता था, ठीक है। तो अमेरिका ऐसे ही कह दे रहे हैं क्योंकि दूर है, विदेश में रहता था कहीं पर, ठीक है। तो क्या हुआ, वो डॉक्टरों ने ये बता दिया कि वो 4-5 दिन में मरने वाला है। फिर वो क्या करता है, वो सोचता है कि जब मैं मरने ही वाला हूं तो मैं क्या करूं, मेरे पास में इतनी सारी संपत्ति है, कोई बच्चे अच्छे नहीं है, मैंने शादी भी नहीं करी है। तो वो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति को बेचकर घूमने चले जाता है पूरी दुनिया में। इंडिया में आता है घूमते घूमते, ठीक है। 2-3 दिन उसे कहा गया था कि आप हफ्ते भर तक जियोगे, ज्यादा समय तक आपके पास नहीं है, ठीक है। तो वो इंडिया में आता है घूमते हुए, एम्स में जाता है यहाँ पे। तो एम्स के डॉक्टर कहते हैं, एक आपको पता है इंडिया का प्राउडेबल आपका संस्थान है, चिकित्सा के सर्वोच्च श्रेष्ठ रखने वाला, दिल्ली एम्स, है ना। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप किसी भी बीमारी से आप लड़ सकते हो अगर आपके अंदर डिजायर हो तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर इस बात को समझ लेता है, वो व्यक्ति जो मरने वाला होता है। फिर वो चले जाता है गोवा, और गोवा में खूब आराम से खाता है, ऐश करता है, मजे से रहता है, और लगभग 3 महीने बाद फिर जाता है अमेरिका। तो जो इंसान 7 दिन बाद मर गया होता है, अमेरिका ने क्या कर रहा होता है कि 7 दिन बाद इनका भाई साहब का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो। तो वो लोग डेथ सर्टिफिकेट उनका जारी कर देते हैं अमेरिका में। अब ये 3-4 महीने बाद जब वहां अमेरिका पहुंचता है, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो मरने वाला था, ये यहां कैसे पहुंच गया। तो फिर क्या करते हैं, डॉक्टर उसे बुलाते हैं अमेरिका में, और उसके ऊपर, उसके ब्रेन पर, उसके बॉडी पर रिसर्च करते हैं। कहते हैं कि आप तो मरने वाले थे, अपना जो लास्ट स्टेज का कैंसर है वो कैसे अपने आप को ठीक कर लिया। तो जब उसे एग्जामिन किया जाता है तो उसकी बॉडी को देखा जाता है, क्या उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल उसके ब्रेन से सिक्रीट हुए होते हैं जिससे उसका कैंसर ठीक हो गया होता है। क्यों सिक्रीट हुए हैं? इस वजह से सिक्रीट हुए हैं क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी जीने की आस नहीं छोड़ी। वो ये चाहता था जीना, और वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय से जी रहा था। इसका मतलब सर ये है कि अगर वो एक शाहरुख खान सर की फिल्म का भी है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश करती है। वो बात रियल है बिल्कुल, कि अगर आपके अंदर डिजायर होगी किसी चीज को पाने की, तो पूरी दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, ठीक है। मौत भी नहीं है जो आपको रोक सके
आप जीना चाहेंगे तो आप जी जाएंगे। हमारा ब्रेन कुछ ऐसी चीजें सिक्रीट कर देगा जो हमें खुद नहीं पता है, ठीक है। इस दुनिया में, इस नेचर में केमिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ब्रेन उसे बना सकता है, ठीक है। ये मेरी बात नहीं है, साइंटिस्टों की बात है, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं इस बात को। जो हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनकी आज तक अध्ययन नहीं कर पाए, उन केमिकल्स को हमारा ब्रेन बना सकता है अगर हमारा डिजायर होगा तो सारी दुनिया का खेल, पूरी नेचर का खेल सिर्फ और सिर्फ डिजायर का ही है। अगर आप चाहोगे ना तो आप कर ले जाओगे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में आप इंपॉर्टेंट टिप्स के रूप में यही याद रखिएगा कि आपको डायग्राम बना के आते हैं न्यूमेरिकल में, सही से रिप्रेजेंटेशन करनी है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी किस प्रकार से होगी इसे सोच के चलना है, अपने क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चन को आगे से करना है क्वेश्चन पेपर या पीछे से, दोनों ही तरफ से करना ठीक रहता है, पर सिक्वेंस हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 या 7 5 ठीक 4 3 2 1 ऐसी होनी चाहिए, उल्टी हो या सीधी हो, किसी प्रकार से हो जैसा आपको एग्जाम में अच्छा माहौल मिल जाए, आप जैसे लिखते हो वैसे, ठीक है। चलिए, तो एक और खास बात कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर की बेटा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप बोर्ड एग्जाम देते समय घबराए नहीं, वो आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस ही लगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको जब एग्जाम आने वाले हों तो आपको क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर अप्लाई आपको दे सकें, जिससे आप उस पर प्रैक्टिस करके अपना आंसर हमें सेंड कर सकें, ठीक है बच्चे। तो ये सारा का सारा काम हम बिल्कुल करने वाले हैं, आप और हम बिल्कुल आपके बेहतर एग्जाम के लिए ठीक तत्पर हैं और लगातार आपके साथ अंतिम समय तक, आपके एग्जाम की बोर्ड परीक्षा तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इन बातों को शेयर करें। अगर आप किसी बच्चे का भला चाहते हैं, आप अपने बच्चे को या किसी बच्चे को बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो बच्चा है उसे बताना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपकी खुद की नैतिकता है कि आप उस बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ पाठशाला आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बोर्ड एग्जाम।